नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित और जी। दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे क्योंकि अगले वीक में ही वहाँ पर वोटिंग होनी है। तो सर, अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भाजपा का घोषणा पत्र हमने सबने देखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस कितनी उस पर सहमत है, नहीं सहमत है, ये कांग्रेस को जवाब देना है। जी। भाजपा भी यही पूछ रही है। जी। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति और वार पलटवार का जो दौर वहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ है? और भाजपा जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या उसकी संभावनाएं घाटी में भी बढ़ रही हैं? देखिए, इस बार का जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है ना, पहले तो हम्म। हमको ये समझना होगा कि वो कई मायनों में अलग है। हम्म। पहली बात तो ये है कि ये जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा विधानसभा चुनाव है जो कि पूरी तरह से तिरंगे के और संविधान के तहत होने जा रहा है। इससे पहले जितने भी वहाँ पर विधानसभा चुनाव हैं, दो ध्वज थे, दो संविधान थे एक तरह से। तो ये पहला जो विधानसभा चुनाव है कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का, जो कि तिरंगे और हमारे भारतीय संविधान के तहत होने जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। दूसरी बात ये है कि इस बार का विधानसभा चुनाव देखिए, नामांकन के जो दो चरण के जो नामांकन हैं, पहले का तो खैर ख़त्म भी हो चुका नामांकन, दूसरे के लिए नामांकन का दौर जारी है। तीसरा की भी अधिसूचना जारी हो गई है। तो ये आप देखिए कि जो नेता हैं, जो राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की सूचियाँ आईं, नेताओं ने गाजे बाजे के साथ जाकर अपना पर्चा भरा। लोग अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, और वहाँ पर रोड शो निकल रहे हैं। लोग तमाम तरह के वादे कर रहे हैं, घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो इस बार का जो चुनाव है ना, ये सब कुछ जितना कुछ मैंने आपको बताया, सब कुछ बड़ी निडरता के साथ हो रहा है। कहीं किसी को डर नहीं है कि वहाँ से गोली आ जाएगी, यहाँ बम चल जाएगा, यहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि लोकतंत्र का हमारा जो ये महापर्व है, इसको लोग सेलिब्रेट जिस तरीके से देश के दूसरे भागों में करते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। कोई बंद का आह्वान नहीं है, किसी ने बॉयकॉट का आह्वान नहीं किया है, बल्कि बॉयकॉट करने वाले यानी कि जो अलगाववादी थे, वो खुद चुनाव मैदान में हैं। जमाते इस्लामी, जिस पर कि भारत सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया था 2019 में, अभी इस साल उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया था। तो चूंकि प्रतिबंध है तो वो डायरेक्ट जमाते इस्लामी के बैनर तले तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अब निर्दलीय के तौर पर उसके जो कार्यकर्ता हैं, नेता, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही तमाम और अलगाववादी हैं जो कि चुनाव मैदान में हैं, जो कि अब तक कहते इंजीनियर थे। राशिद ने उनको उम्मीद दे दी है, संभावना जी, दे दिया है। जी। तो ये दिख रहा है कि उनको पता लग गया है कि जो बंदूक है उससे हल नहीं निकलेगा। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़कर ही समस्याओं का हल निकल सकता बिल्कुल। है। तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जिनको लगता था कि 370 हटा दिया तो क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, तो आप देखिए कि क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में, कि अलगाववादी भी वहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो कल तक कहते थे कि हम इस चुनाव को नहीं मानते, हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लोगों को भी डराते थे कि आपने अगर मतदान किया या आपने कुछ प्रचार में भाग लिया तो आपके खैर नहीं होगी। आप देखिए कि वो लाल चौक जहाँ पर अगर तिरंगा फहराना वहाँ पर जान से खतरे के खेलने जैसा होता था, आज वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। आज वहाँ पर किस तरीके से लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर राजनेताओं की जो नामांकन पत्र की जो हमने देखा कि जब लाल चौक से वहाँ से जो उम्मीदवार हैं, वो जब अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे थे, तो किस तरह से बड़ी संख्या में उनके साथ लोग थे। कितनी निर्दयता के साथ, कितने खुलेपन में, कितने स्वतंत्र माहौल में सारी चुनाव प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो ये लोकतंत्र का जो उत्सव है, इसको पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया ने ये भी देखा है अभी जब तक नामांकन चल रहा है, कि किस तरीके से जो कश्मीर के बारे में जो भ्रम फैलाया जाता था, वो वहाँ की जनता उन भ्रमों के बारे में, उन अफवाहों के बारे में खुद जवाब दे रही है। मतदाता जो हैं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में विकास हुआ है, लेकिन उन्होंने एक कमी महसूस की है अपने स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि की। तो जनप्रतिनिधि का चुनाव होने जा रहा है, तो सभी मतदाता भी बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, नेता भी भाग ले रहे हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें आप देखिए कि, और जो नेता थे, अब हम खास तौर पे अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो वो कहते थे कि नहीं, ये कैसी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, मुझे अपने चुनाव नहीं लड़ना चुनाव है। नहीं लड़ना है, मुझे अपने पीएन की नियुक्ति के लिए भी उपराज्यपाल के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब वो 2 सीटों से दो चुनाव लड़ रहे सीटों हैं। से लड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो न सिर्फ नेता बल्कि जो जनता, सब इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।
नेता भी ले रहे हैं, अलगाववादी भी ले रहे हैं, सब भाग ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने चूँकि वादों की बात करी है, तो आप घोषणा पत्रों को देख लीजिए। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन का घोषणा पत्र है, एक तरफ पीडीपी का है, सज्जाद लोन की पीपल्स पार्टी, कॉन्फ्रेंस हाँ। का है, और भी तमाम अपनी पार्टी और तमाम छोटे छोटे दल हैं वहाँ पर। कुछ और दल भी, शिवसेना, यूबीटी, जेडीयू, और ये सब भी वहाँ पे अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में हैं। लेकिन अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का वो घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र और पीडीपी के घोषणा पत्र की बात करते हैं। कांग्रेस ने अपना स्टैंड अभी क्लियर नहीं किया है कुछ जी, मुद्दों पर। जी। तो अब आप देखिए कि अगर हम देखें कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, वो किन मायनों में अलग है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसी भी अलगाववादी को, किसी भी जेल में बंद कैदी को रिहा करने की बात नहीं कही है। बिल्कुल। कोई वादा नहीं किया इस बारे में। वो लोग ऐसा वादा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर हमारी चलती तो हम अफजल को फांसी नहीं देते। तो ये दिखा रहा है कि वो आतंकवाद को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, वो वापस वाला माहौल चाहते हैं कि जब वहाँ पर कैलेंडर जारी होते थे कि अब बंद रहेगा और सिर्फ नेताओं की ही वहाँ पर जो अलगाववादी और जो नेताओं का जो नेक्सस था, जो टेरर फंडिंग थी और जिस तरह से पत्थरबाजी होती थी, जिस तरीके से भारत विरोधी नारे लगते थे, वो सब वापस चाह रहे हैं कि वैसे ही वहाँ पर हो। वहाँ पर जो देश से बाकी हिस्सों से लोग वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, वो लोग ना जाएं, और वहाँ का जो भी घोटाले होते थे, जो अब जांच एजेंसियां वहाँ तक पहुँच पा रही हैं, वो ना पहुँचे, इसलिए वो बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अब चाहे होते तो अफजल को फांसी नहीं देते। इसलिए वो कह रहे हैं कि असम में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, तो आप बीजेपी को ताकत मत दीजिए ताकि यहाँ कश्मीर में वो पनप सके। लेकिन उमर अब्दुल्ला को शायद पता नहीं है कि श्रीनगर की जो सीट है वो बीजेपी जीतने जा रही है, और ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट से हम कोई ऐसे निराधार हवा में बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए कि बीजेपी के घोषणा पत्र में, अब जैसे हमने देखा कि पीडीपी ने वादा किया है, एनसी और कांग्रेस ने वादा किया है, सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से वादा किया कि हम इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे, इतना पानी फ्री देंगे, ये चीज़ फ्री देंगे, वो चीज़ फ्री देंगे। लेकिन आप बीजेपी का घोषणा पत्र देखें तो उसमें 25 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री के वादों को तवज्जो देने की बजाय जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे हर कश्मीरी को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए, इसकी एक रूपरेखा पेश की गई है। तो मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है, पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें, जब से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से वो जो विकास की जो बयार देखी है जम्मू कश्मीर की जनता ने, मुझे लगता है कि वो एक सच को देख चुके हैं अपनी आंखों से, उस माहौल को उन्होंने जी चुके हैं पिछले 5 सालों में, और वो नहीं चाहेंगे कि इससे पहले का जो समय था वो वापस लौट कर आए। वो चाहेंगे कि ये जो 5 साल गुजरे हैं, इससे अच्छे और आगे का हमारा समय गुजरे। तो मुझे लगता है कि वो विकास के साथ चलना चाहेंगे, और जिस तरीके की, अगर हम अभी भी, अगर जैसे परिसीमन तो नया हुआ था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर हम जम्मू और कश्मीर को अलग अलग कर के देखें, तो आप देखिए कि जम्मू में ये ठीक है कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, और अगर हम बात करते हैं कश्मीर में, तो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती दिख रही है, लेकिन बहुत सारे निर्दलीय हैं इस बार। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि इतने सारे निर्दलियों को ये किसने कहाँ से पैसा दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, और वो वाकई में ज़रूर कुछ ना कुछ तो योजना है वहाँ पर इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेल बिगाड़ने की। और जिस तरीके से पीडीपी भी कटाक्ष कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, तो और राम माधव का भी एक एंगल आया सामने, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, कुछ भी पर्दे के पीछे से और भी गतिविधि चल रही हो सकती है बीजेपी की या और अन्य पार्टियों की। तो अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़े दल के तौर पे उभर सकती है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं होगी कि वो सरकार बना सके। ना ही अगर हम पीडीपी को देखते हैं, पीडीपी भी कमज़ोर है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती खुद अपना लोकसभा चुनाव हारी थी, उन्होंने अपनी बेटी को विधानसभा चुनाव में खड़ा किया है। उनकी बेटी के खिलाफ उनकी ही पार्टी के एक पूर्व नेता ताल ठोक रहे हैं, बड़ा मुश्किल मुकाबले में फंसी हुई उनकी बेटी। और तो पीडीपी के लिए उनके भी बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तो ये बहुत आसान नहीं है पीडीपी के लिए भी कि सरकार बनाने लायक नंबर्स ला पाना। जो खेल होगा जम्मू में होगा। अब आप देखिए कि जम्मू में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, बीजेपी ने वहाँ पर बड़े कद्दावर कैंडिडेट्स उतारे हैं, और जो जीत सकता है उसी को टिकट दिया है। इस चक्कर में कुछ वरिष्ठ नेता नाराज भी हुए हैं, कुछ लोगों ने पार्टी भी छोड़ी है। और गृहमंत्री जी ने शनिवार को जब वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया, तो उन्होंने ये भी कहा कि अब वो समय चला गया जब जम्मू की भूमिका सरकार गठन में नहीं होती थी, इस बार होगी।
तो जम्मू मुझे लग रहा है कि इस बार बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और जम्मू में जिस तरह से बीजेपी ने जोर दे रखा है, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं जो दर्शाते हैं कि जम्मू में बीजेपी स्ट्रांग है और हो सकता है कि वो अधिकतम सीटें वहीं से जीते। और अगर घाटी से भी, कश्मीर घाटी से भी, जैसे मैंने कहा कि श्रीनगर की जो लाल चौक की सीट है वो बीजेपी के लिए बड़ी आसान लग रही है, क्योंकि वहाँ से जो एजाज इंजीनियर हैं उनका युवाओं के बीच में बड़ा अच्छा वहाँ पर प्रभाव है। खुद भी डीडीसी और कश्मीर घाटी में पहला परचम उन्होंने लहराया था डीडीसी सदस्य के रूप में चुनाव जीतकर। और वो आतंकवाद के दौर में बीजेपी का झंडा उठाने वाले एकमात्र वहाँ पर कश्मीरी मुसलमान थे। उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर पार्टी को स्थापित किया है, पार्टी को आगे बढ़ाया, युवाओं की एक फ़ौज उनके साथ है, डीडीसी सदस्य के रूप में जो उनका कामकाज है उसको लोग सराहते हैं, उनकी जो हमेशा उपलब्धता है वो एक प्लस पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि लाल चौक विधानसभा सीट पर उनके लिए काम करेगी। तो घाटी में बीजेपी शून्य रहेगी ऐसा नहीं लगता है। अगर वो जम्मू में लीड लेते हैं, घाटी में भी कुछ लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि किंग बीजेपी बन सकती है। देखना होगा कि किंग जो मेकर कौन बनता किंग है। मेकर कौन बनता है, क्योंकि किंग मेकर तो फिर घाटी से ही होगा। तो कौन आता है इंडिया गठबंधन छोड़कर? अभी तो फिलहाल तो अगर हम देखें तो केंद्रीय लेकिन क्या इंडिया बीजेपी इस स्थिति में है कि एनसी या पीडीपी से गठबंधन कर ले फिर से? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एनसी पीडीपी से गठबंधन तो नहीं होगा। प्रॉक्सीज जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रॉक्सीज बहुत सारे हैं, तो ये प्रॉक्सीज में से बहुत सारे लोग जेल से बंद होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो उनके साथ कुछ सहानुभूति भी हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं इनके साथ सहानुभूति है, तो वो भी चुनाव जीत सकते हैं। वो कब फिर पाला बदलते हैं या अगर एनसी या पीडीपी में कोई फूट होती है, ये खैर समय बताएगा, देखना होगा। कहीं वर्तमान परिस्थिति भी तो आगे नहीं रहने वाली है। यानी उपराष्ट्र राज्यपाल के पास रिमोट, मतलब जी जी एक जी तरीके से। लेकिन सर राहुल गांधी का भी दौरा इस सप्ताह हुआ था, अमित शाह भी इस सप्ताह गए। राहुल गांधी के संबोधन से आपको क्या लगा? कश्मीर को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है? सिर्फ एक बयान की एक तानाशाह को लाकर बैठा दिया गया है, जी एक राजा को लाकर बैठा दिया गया है, आपके सुनने वाला कोई नहीं है, जी ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जी स्टेटहुड्स का दर्जा ले लिया गया। ये तो वही रटी रटाई बात है जो पुराने समय से बोलते हैं। एजेंडा क्या है उनको कश्मीर के लेकर, क्या दिखा? नहीं, देखिए एजेंडा तो यही ना जो हमने 17 सालों में देखा। अब आप कह रहे हैं कि राजा की तरह लाके तो बैठा दिया गया। आप कह रहे हैं कि अब जो जनप्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, वो बात ठीक है आपकी। लेकिन जब जनप्रतिनिधि थे और व्यक्ति को लगता था कि मैं बाहर निकला घर से तो गोली चल जाएगी, तो वो भी जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाता था। जनप्रतिनिधि की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गलियों में, मोहल्लों में घूमकर जरा समस्याओं का अवलोकन कर ले। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज आप उपराज्यपाल को पास जाते हैं, ठीक है कि जनप्रतिनिधि होना चाहिए, उपराज्यपाल समस्याओं का, सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। लेकिन आप उपराज्यपाल के पास तमाम आज डिजिटल जब युग में हम जी रहे हैं, तो तमाम साधन उपलब्ध हैं राज्य उपराज्यपाल का शिकायत भेजने के लिए। समाधान भी तत्काल होता है, सुनी भी जाती है, मिलने का समय भी दिया जाता है। तो ये तानाशाह कह रहे हैं, वो ठीक है कि तानाशाह उन्होंने अपनी राजनीतिक बयानबाजी के तहत कर दिया होगा, कह दिया होगा। लेकिन अगर हम देखें उपराज्यपाल प्रशासन ने 2000 जब वहाँ पे 19 में जब वहाँ पर 370 हटाया गया, उसके बाद से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में विकास की तमाम हम पहले भी अपने कार्यक्रमों के जरिए बता चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ पर विकास हुआ है, किस तरीके से आप अब अच्छा विकास की बात तो हम थोड़ा सा साइड भी रख लें, तो आप बदलाव देख लीजिए। आप देख लीजिए कि दुनिया में कह सकते हैं भारत का ही नहीं दुनिया का बड़ा पर्यटन हब बनने जा रहा है कश्मीर। वहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख लीजिए कि वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होती है, वहाँ पर जो जुमे की नमाज होती है उसके बाद बड़ी शांति सी होती है, और सारे त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व अभी जो बीता है उसको देखिए, क्या वहाँ पर श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने कितने उल्लास से मनाया। खीर भवानी जो वार्षिक मेला लगता है उसमें बड़ी भारी भीड़ उमड़ी। अमरनाथ यात्रा में इस बार आप देखिए कि अब तक के रिकॉर्ड टूट गए श्रद्धालुओं के। कहीं कोई पत्थर नहीं चला, कहीं कोई गोली नहीं चली, बिल्कुल शांतिपूर्वक यात्रा संपन्न हुई है। और जिस तरीके से वहाँ पर आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो वहाँ पर सम्मेलन होने लगे, हमने देखा कि G20 का जो पर्यटन से रिलेटेड एक सम्मेलन था वहाँ पर वो सफलतापूर्वक हुआ। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन वहाँ पर हुआ श्रीनगर में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी संख्या में कश्मीरियों के साथ वहाँ पर योगाभ्यास किया। तो ये दिखाता है कि कश्मीर बदल चुका है। आज जो कश्मीर के जो युवा हैं गली गली में स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जो कहीं और रोजगार के लिए चले गए थे वो वापस लौट रहे हैं, ताकि अपना जो कश्मीरी उनका जो हस्तशिल्प है या कश्मीरी जो उनका जो भी पारिवारिक जो उनका कारोबार था उसको वो
आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हमारा रोजगार बढ़ रहा है, हम खुद अपने घर जाकर अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। तो कश्मीर बदल चुका है, आपको कश्मीर समझना है तो आपको कश्मीर एक बार जाना होगा। आप सिर्फ नेताओं के बयानों के आधार पर कश्मीर कितना बदला है इसका अवलोकन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप देखिए कि वहाँ पर स्मार्ट सिटी अभियान के तहत श्रीनगर का कायाकल्प हो चुका है, जहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद लोग नहीं निकल सकते थे, वहाँ पर रात को 11-12 बजे भी लोग टहल रहे होते हैं श्रीनगर के मुख्य चौक चौराहों पर। आप देखिए कि अभी जो हमने देखा था कि जब 31 दिसंबर की रात को 1:30-2 बजे तक लोग लाल चौक पर डांस कर रहे थे, तो ये दृश्य ये अकल्पनीय थे, ये सोच नहीं सकता था कश्मीर के बारे में। तो विकास को समझना है और जो केंद्रीय परियोजनाओं का वहाँ पे लाभ कितना मिला है, तो इसको आप सिर्फ शहरों में नहीं, आप दूर दराज के इलाकों में, आप सीमाई इलाकों में आप वहाँ जाकर देखिए, जहाँ 70 साल बाद बिजली पहुँची है, जहाँ 70 साल बाद सड़क पहुँची है, जहाँ 70 साल बाद पानी पहुँच रहा है, घर में नल से जल आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जाके आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप कश्मीर को समझ पाएंगे। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर पे हमने कुछ ज़्यादा ही विस्तृत चर्चा कर ली सर, और चूंकि हरियाणा पर भी हमें चर्चा करनी थी, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के डेट को आगे बढ़ाया गया, वैसे ही हरियाणा को हम अगले सप्ताह चर्चा कर लेंगे सर। और हम लोग ठीक जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं, हिमाचल प्रदेश, शिमला। कांग्रेस के एक विधायक जो मंत्री भी हैं, वो अगर ये बात कहते हैं कि यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, अवैध कब्जा हो रहा है, 120 मुसलमान से कैसे इतने ज़्यादा मुसलमान हो गए, और सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो हम जांच करवाते हैं, और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, और भाजपा के लिए कैसे एक बड़ा मौका मिल गया है? देखिए, शिमला में जो हुआ वो सबने टीवी पर देखा, सबने सोशल मीडिया पर देखा कि क्या मंत्री ने कहा, क्या वहाँ अनिरुद्ध पे सिंह नाम है उनका। अनिरुद्ध सिंह ने, और सबने देखा वो। लेकिन बात सिर्फ शिमला की नहीं है, बात ये है पूरे देश की। आप बता दीजिए कोई देश का कोई ऐसा जिला हो जहाँ पर 200 अल्पसंख्यकों से वो 2000, 20,000, 2 लाख ना हो गए हों, है ना? तो ये कहाँ से आ रहे हैं? हम देखते थे कि देखिए, जो मुसलमान हैं वो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई हैं, उनके बीच में ये अचानक से ये जो घुसपैठियों की जो संख्या बढ़ गई है, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? इनको कौन वहाँ पर मकान दे रहा है? इनको कौन वहाँ पर रोजगार दे रहा है? इनके पास कहाँ से सारे दस्तावेज आ जा रहे हैं? तो ये हमारे लिए खतरा नहीं है, जो भारत के मुसलमान हैं उनके लिए भी खतरा है। ये उनके रोजगार पर असर डाल रहे हैं, ये उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। तो इनको जो घुसपैठिए हैं, जो उनसे सिर्फ कोई हिंदुओं को लड़ना है ऐसा नहीं है, ये हर भारतीय को लड़ना है, जिसमें हमारे भारतीय मुसलमान भी शामिल हैं। तो आप देखिए कि ये लोग अपराध करते हैं, और अपराध करते हैं, और उससे बदनाम हमारे जो भारतीय मुसलमान हैं वो भी होते हैं। आप शिमला में देखिए, शिमला में क्या हुआ, एक व्यापारी को पीटा गया। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास दुकान तो लगाते नहीं है, दुकान तो किराए पे लेते नहीं है, पटरी पर बाजार लगा लिया। अब किसी दुकान के सामने पटरी पर आपने बाजार लगा रखा है, उसमें दुकान लगा रखी है, तो उस दुकान वाले का जो ग्राहक है वो बाधित हो रहा है, तो वो जरूर उसको कहेगा कि आप यहाँ से हटाइए। वो उसने 1-2 बार बोला, नहीं हटा, तो उसने उस पर वार कर दिया। तो ये दृश्य देखने को मिलते हैं। माताएं बहनें जा रही होती हैं, उन पर छीटाकंशी की जाती है। आपने कुछ पलट कर बोला तो फिर गलत व्यवहार बढ़ जाता है। आप देखिए कि जहाँ पर रोहिंग्या हैं, जहाँ पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, वहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। बात शिमला की नहीं है, बात पूरे देश की है, और ये एक बड़ी साजिश है। मैं कह सकता हूँ कि आप देखिए कि ये हर जगह नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। नंबर बढ़ाने की जो साजिश है ना, कि मुझे बस खाली जो भारत का जो जनसांख्यिकी अनुपात है हर इलाके का, वो बिगाड़ना है। वो बिगाड़ने के बाद ही इनका असल उद्देश्य, जो इनका इस्लामिक राष्ट्र में भारत को बदलने का जो मिशन 2047 है, भले पीएफआई पर प्रतिबंध लगाओ, भले सिमी पर प्रतिबंध लगाओ, लेकिन छद्म नाम से ये लोग काम कर रहे हैं। और दरअसल हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसमें वोट बैंक की राजनीति इतनी प्रभावी हो जाती है कि इनको संरक्षण मिल जाता है, इनको नागरिकता मिल जाती है। पहले ये घुसपैठ करते हैं, घुसपैठ करके थोड़े दिन नाम बदलकर सोनू मोनू या कुछ और रख लेंगे, उसके बाद फिर ये कर लेते हैं धर्मांतरण। फिर उसको दिखा दिया जाता है कि हम तो, ये तो हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया, उसके बाद वो अपने मूल धर्म में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से इनको संरक्षण मिलना शुरू हो जाता है कि नहीं तो भारतीय हैं, इनके दस्तावेज बनने शुरू हो जाते हैं। इनको कभी कोई मौलवी प्रमाण पत्र दे देता है, कभी कोई प्रमाण पत्र। तो ये एक तरह से दिख रहा है। और ख़ासतौर पर आप देखिए कि जो शिमला का मामला है,
शिमला का मामला है, इसमें गलती स्थानीय लोगों की भी होती है। मैं बात सिर्फ शिमला की नहीं कर रहा हूँ, बात पूरे देश की हो रही है कि आप देखिए कि जो पहले कहीं एक छोटा-सा मस्जिद का एक ढांचा-सा बनता है, आपका ध्यान उस पे जाता नहीं है। आप अगर ध्यान गया है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है। अब उसमें फिर 1-2 मंजिल और बनती है, आप फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। जब वो उसका और विस्तार होता है और वो आपकी ज़मीन तक पहुँचता है, तब आप उसका विरोध शुरू करते हैं। तब आपके मोहल्ले के लोग भी जुटते हैं कि ठीक है, आज इनका घर है, कल को हो सकता है हमारे घर भी इसके दायरे में आ जाए। फिर आपको जब ज़्यादा विरोध होता है तो वो जो विस्तार होता है उसको हटा लेते हैं, बाकी उतना वो स्थायी हो जाता है फिर आप भी उस सच को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वो वहाँ पर था ही नहीं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये पूरे देश में फैलती जा रही है, चिंताजनक बात है। और जिस तरीके से झारखंड की मैं एक समाचार पढ़ रहा था, वहाँ पर तो जो सरकारी प्रधान है, हाँ, सरकारी भूमि जो है उसका जो लैंड यूज़ है उसको बदल कर कहीं कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है, कहीं वो दरगाह, कहीं मस्जिद, कहीं वो मदरसा। आप प्रयागराज में देख लिए, प्रयागराज में एक अनधिकृत मदरसा था, अभी इसी सप्ताह की खबर थी कि वहाँ पर किस तरीके से जो आरएसएस के बारे में जो भ्रम फैलाने का अभियान चलाया जा रहा था, वहाँ पर किस तरीके से जो हथियार भी मिले, इस तरीके की चीज़ें जो अब ऐसे बहुत सारे मदरसों में जो अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे हैं वहाँ पर दिखती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो भी सजग रहें, सतर्क रहें और ऐसे जो अवांछित तत्व आकर भारत में राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियाँ चलाते हैं, भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाते हैं, भारत के लिए षड्यंत्र करते हैं, भारत के मुसलमानों को बदनाम करने के प्रयत्न करते हैं, उसको रोका जा सके। तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय और विदेशी घुसपैठियों के बीच में है, जिसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और सिर्फ हिंदुओं का हक नहीं मरता है, इसमें मुसलमानों का उनका भी हक मरता है। उनकी छवि, हमारे भारतीय मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। आप देखिए कि भारतीय मुसलमान जो हैं उनकी उनका 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 उनको ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग, उनको गलत राह पे भटकाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे भारतीय मुसलमानों को समझनी होंगी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को जवाब देना होगा, विकास की मुख्य धारा से जुड़ना होगा। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का कार्यक्रम चाय पर समीक्षा। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।